नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन यहाँ पर एफएसओ पीवाईक्यू की चर्चा कर रहे हैं और इसके तहत हम लोग अभी वर्तमान में गुजरात पीसीएस के पीवाईक्यू की चर्चा कर रहे हैं, जिसके तहत 200 प्रश्नों में से 160 प्रश्नों की चर्चा ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम उसी चर्चा को अपने निरंतर रखेंगे। इसके अलावा, इस चर्चा के अलावा, इस एफएसओ डिस्कशन के अलावा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी को आप गति दे सकें टेस्ट सीरीज वगैरह लगा करके, तो आप जॉब्स वाला के द्वारा प्रोवाइड की जा रही इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके तहत हम लोग 70 टेस्ट के माध्यम से 7000 प्रश्न उपलब्ध करवा रहे हैं, जो डिटेल्ड डिस्कशन के साथ हैं, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है। सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम में टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। ज्वाइन करने के लिए आपको जॉब्स वाला की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बिना किसी देरी के चालू करते हैं हम आज के हमारे डिस्कशन को। आज का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम रेडिएशन डोज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अंडर एफएसएसआर 2011 फॉर द माइक्रोबियल डिकंटामिनेशन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स फॉर फूड्स। माइक्रोबियल डिकंटामिनेशन के लिए, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल में जो माइक्रोबियल डिकंटामिनेशन रहता है, ठीक है। अभी हम किसकी बात नहीं कर रहे हैं, फूड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम किसकी बात करें, पैकेजिंग मटेरियल की। पैकेजिंग मटेरियल में जो डिकंटामिनेशन रहता है, यदि आपको उसको ख़त्म करना है और ख़त्म करने के लिए कौन सा मेथड अपना रहे हैं, रेडिएशन का मेथड अपना रहे हैं, तो कितनी लिमिट हो सकती है, ठीक है। वापस से इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले भी लगा चुके थे, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, आंसर दोनों का सेम है, बस क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द सेफ लिमिट ऑफ द रेडिएशन फॉर फूड, है ना। तो फूड के लिए जो रेडिएशन की सेफ लिमिट होती है वो कितनी होती है, 10 किलो ग्रे, है ना। कितनी होती है, जी वाई का फुल मतलब क्या होता है, ग्रे, है ना। ये दरअसल ग्रे क्या होती है, यूनिट होती है रेडिएशन को मापने की। ग्रे क्या होती है, यूनिट होती है रेडिएशन को मापने की। किलो ग्रे मतलब कि मात्रा बढ़ गई है, ठीक है। खैर, तो 10 किलो ग्रे इसका भी राइट आंसर है, पैकेजिंग मटेरियल फॉर फूड के डिकंटामिनेशन के लिए। और सेफ लिमिट यदि पूछी जाती है तब भी उसका आंसर क्या रहेगा, 10 किलो ग्रे ही रहेगा, ठीक है। उसको आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो रेडिएशन लिमिट होती है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग बताई जाती है। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये सब कुछ आपको कहाँ मिल जाएगा, एफएसएसआर 2011 के रूल्स में मिल जाएगा, ठीक है, रेगुलेशन में एग्जैक्टली, है ना। जैसे पैकेजिंग मटेरियल और फूड अलाइड प्रोडक्ट्स के लिए कितना दिया गया है माइक्रोबियल डिकंटामिनेशन के लिए डोज, इसको डोज बोल सकते हैं आप, ठीक है। 5 किलो ग्रे से लेकर के 10 किलो ग्रे तक का, ठीक है। स्टेरलाइजेशन के लिए मैक्सिमम डोज लिमिट क्या होती है, 25 किलो ग्रे होती है। इसको ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा काम का है आपके, ठीक है। यदि आप क्या करते हैं, फूड एडिटिव्स का स्टेरलाइजेशन करते हैं, तो उसके लिए मैक्सिमम जो डोज लिमिट होती है वो कितनी होती है, 25 किलो ग्रे होती है, ठीक है। उसको आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको इंसेक्ट का डिसइंफेक्शन करना है तो उसके लिए लिमिट क्या होती है, 0.25 ग्रे से लेकर के 1 किलो ग्रे तक की होती है, ठीक है। इसी प्रकार से हेल्थ फूड है, डाइटरी सप्लीमेंट्स है, उनके लिए क्या लिमिट होती है, तो ये लिमिट आपको ध्यान में रखना है। इस चीज़ को आपने मेरे ख्याल से पढ़ के रखा है पहले से आपने, कहाँ पर, फूड प्रोसेसिंग वाली यूनिट में, ठीक है। चलो, वहाँ पे आपने इसको पढ़ा होगा, 3 टाइप होते हैं रेडिएशन की, वो सब आपको याद होगा, ठीक है। अगला, द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर अफ्लाटॉक्सिन M1 इन अ मिल्क इज। ये क्वेश्चन हमने परसों की क्लास में लगाया था, है ना। ये क्वेश्चन हमने परसों की क्लास में लगाया था, जब हमसे पूछा गया था अफ्लाटॉक्सिन B1 की लिमिट क्या होती है, किसमें, स्पाइसेस में। अभी पूछा जा रहा है कि अफ्लाटॉक्सिन M1 की लिमिट क्या होती है मिल्क में। जब मैंने B1 वाला लगवाया था तभी मैंने पूरी की पूरी लिस्ट आपको एक साथ दे दी थी, वही लिस्ट में वापस से यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। वही लिस्ट में यहाँ पे वापस से लगा रहा हूँ। डिस्कशन कितना महत्व का होता है ये चीज समझ लो, ठीक है। टोटल अफ्लाटॉक्सिन किसमें कितना होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अफ्लाटॉक्सिन B1 किसमें कितना होगा यहाँ पे लिखा हुआ है। अफ्लाटॉक्सिन M1 सिर्फ मिल्क में पाया जाता है, मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है, और कहीं नहीं पाया जाता। अफ्लाटॉक्सिन M1, है ना, अफ्लाटॉक्सिन M1 कितना होगा मिल्क में, 0.5, कितना होगा, 0.5। स्किम्ड मिल्क पाउडर में कितना होगा, 0.6। होल मिल्क पाउडर में कितना होगा, 4। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। व्हाट इज द राइट आंसर, है ना, व्हाट इज द राइट आंसर, 0.5 इज द राइट आंसर, ठीक है। 0.5 इज द राइट आंसर, 0.5 माइक्रोग्राम पर केजी अफ्लाटॉक्सिन M1 की मैक्सिमम लिमिट है, किसमें, मिल्क में। इससे यदि ज्यादा हुआ तो क्या कॉज करेगा, इंटॉक्सिकेशन कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा, इंटॉक्सिकेशन कॉज करेगा, ठीक है।
तो ये पूरी लिस्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो एप्पल जूस में जो वो पाया जाता है, मेटाबोलाइट पाया जाता है, वो क्या है, पेट्रोलिन है। अब उसकी लिमिट कितनी होगी, 50 माइक्रोग्राम पर केजी होगी, कितनी, 50 माइक्रोग्राम पर केजी होगी, ठीक है। डॉन की व्हीट में कितनी होगी, 1000 माइक्रोग्राम पर केजी तक हो सकती है, ठीक है। ऑक्राटॉक्सिन की व्हीट, रे और बार्ले में कितनी हो सकती है, 20 माइक्रोग्राम पर केजी तक हो सकती है, ठीक है। अगला, हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। देखो अभी क्या है, फूड के मामले में जो भी निर्णय लेने हैं उसके लिए अथॉरिटी जो बनी हुई, कौन सी अथॉरिटी है देश भर में, फसाई है, कौन सी है, फसाई अथॉरिटी है। लेकिन भाई 2006 के पहले तक, 2006 भी छोड़ दो ना, 8 है ना, 2008 में ये संस्था बनी थी, कानून 6 में आया था, 2008 के पहले तक ये संस्था थी नहीं। तो भाई 2008 के पहले भी तो इस देश में फूड के मामले में कोई न कोई रेगुलेशन था ना, कोई न कोई संस्था थी। वही तुमसे पूछा जा रहा है कि वो संस्था कौन थी। तो 2008 के पहले जो संस्था काम कर रही थी उसका नाम था डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। फसाई नामक संस्था को अधिकार कहाँ से मिलता है, फसाई कानून से मिलता है, जो कि 2006 में आया था। उसी प्रकार से डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज नामक संस्था को अधिकार कहाँ से मिलता था, वो मिलता था प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, पीएफए, है ना, किससे मिलता था, पीएफए से मिलता था। अधिकार भी तो कहीं से आना चाहिए ना, तो इसको अधिकार कहाँ से आता था, इस कानून से आता था। वैसे ही इसको अधिकार कहाँ से आता है, 2006 के फसाई कानून से आता है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। ये प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ये कहाँ का पोर्शन है, यूनिट 10 का पोर्शन है यहाँ पे, कहाँ का, यूनिट 10 में ये कानून आपका क्या है, आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा, दिया हुआ है, ठीक है। द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड्स, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड्स अंडर द पीएफए, है ना, इज द डीजीएचएस, ठीक है। कौन था, डीजीएचएस था। वर्तमान में कौन है, फसाई है, ठीक है। ध्यान में रखना है, 54 के कानून से सब क्या हो रहा था, रेगुलेट हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो कंपोजिशन है सेंट्रल कमेटी फॉर फूड स्टैंडर्ड्स का, वो लिखा हुआ है। कंपोजिशन में जो सबसे महत्व की बात है वो दरअसल प्रश्न में ही पूछ ली गई है कि चेयरमैन कौन होता है, बाकी चीजों का उतना महत्व नहीं है, ठीक है। अगला, विच एंटीबैक्टीरियल पेप्टाइड इज परमिटेड फॉर द यूज इन अ चीज अकॉर्डिंग टू द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन। ये क्वेश्चन हम कम से कम तीसरी बार लगा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम कम से कम तीसरी बार लगा रहे हैं, बस फ्लेवर बदल दिया जाता है, आंसर वही रहता है, ठीक है। फ्लेवर बदला जाता है, आंसर वही रहता है, ठीक है। अभी अगेन वापस से जो क्वेश्चन है उसका पूरे का मतलब क्या है, वो तुमसे पूछ रहा है कि कौन सा एंटीबायोटिक यूज किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन में, इतना सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दो ही एंटीबायोटिक हैं जो फूड प्रिजर्वेशन में यूज किए जाते हैं, एक नाइसिन है ना, एक क्या है, नाइसिन है, और दूसरा क्या है, नाटामाइसिन है। एक क्या है, नाइसिन है, दूसरा क्या है, नाटामाइसिन है। नाटामाइसिन बैन हो चुका है, नाइसिन अलाउड है। अगेन दोनों ही ध्यान में रखना है। नाइसिन अभी आंसर है, तो उसी बस उसी के पर्सपेक्टिव में बात कर लेते हैं कि एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड हर प्रकार के लिमिटेशन के साथ अलाउ किया गया है नाइसिन को, ठीक है। नाइसिन को जनरली यूज भी नहीं किया जाता है, अलाउड है बट जनरली यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज को, ठीक है। बट अभी के आंसर क्या है भाई, नाइसिन, है ना। नाइसिन क्या है, एक नेचुरल एंटीबायोटिक बैक्टीरियल पेप्टाइड है, जो किससे प्रोड्यूस होता है, लैक्टोकोकस लैक्टिस से प्रोड्यूस होता है। लैक्टोकोकस लैक्टिस से प्रोड्यूस नाइसिन किसके अगेंस्ट काम करता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, इंक्लूडिंग सम स्पोर फॉर्मर्स, कुछ ऐसे भी जो बीजाणु बनाते हैं। कौन बीजाणु बना रहा है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलम बना रहा है, तो उसके खिलाफ भी काम करेगा नाइसिन, ठीक है। नाइसिन का कोड क्या होता है, E234 होता है, ठीक है। क्या होता है, E234 होता है। नाइसिन के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा क्या यूज होता है, नाटामाइसिन यूज होता है, जो कि एक एंटी फंगल एजेंट है। क्या है, एक एंटी फंगल एजेंट है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखिए। अगला, द लेवल सेल कैरी नॉट फॉर फिनाइल कीटोन, ठीक है। परसों की क्लास में तो जब जब लगाया था एक क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आया तो मुझे अभी याद आ गया। परसों की क्लास में हमने एक क्वेश्चन लगाया था जिसमें पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेप्टाइड शुगर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेप्टाइड शुगर है। तो उसमें हमने लगाया था कि भाई एस्पार्टम क्या है, एक पेप्टाइड शुगर है। क्या है, एस्पार्टम एक पेप्टाइड शुगर है, क्योंकि ये दो अमाइनो एसिड से मिलकर के बनता है ना। एस्पार्टम एक पेप्टाइड शुगर है जो कि क्या है, दो अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। एक क्या होता है, एस्पार्टिक एसिड, दूसरा क्या होता है, फिनाइल एलानिन। क्या होता है, फिनाइल एलानिन, ठीक है। अब वापस से प्रश्न पढ़ो, द लेबल सेल कैरी नॉट टू फिनाइल कीटोन्यूरिक्स इफ द प्रोडक्ट कंटेन द फॉलोइंग इंटेंस स्वीटनर्स, है ना, कि यदि किसी उत्पाद में निम्नलिखित में से प्रबल स्वीटनर हो तो लेबल में क्या लगाना होगा, लेबल नॉट फॉर फिनाइल। अरे भाई फिनाइल कीटोन यूरिक्स जिसको है
उसको निम्नलिखित में से कौन सी शुगर नहीं देंगे? अरे भाई वही शुगर नहीं देंगे जिसमें फिनाइल की एलानिन बढ़ाने वाला, सॉरी, फिनाइल कीटोन्यूरिया बढ़ाने वाला तत्व होगा। हम उसको वही शुगर नहीं देंगे जिसमें क्या होगा, फिनाइल कीटोन्यूरिया बढ़ाने वाला तत्व होगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया बढ़ाने वाला तत्व एकमात्र किसमें है? एस्पार्टम में। उस तत्व का नाम क्या है? फिनाइल एलानिन, जो कि एक क्या है, अमाइनो एसिड है। तो हम उसको कौन सी शक्कर नहीं खिलाएंगे? अस्पार्टम नहीं खिलाएंगे। और उस प्रकार के फूड आइटम से मेंशन करना होगा नॉट फॉर फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, एस्पार्टम डाला हुआ है। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना है। एस्पार्टम का कोड क्या होता है? 951। ठीक है, एस्पार्टम का कोड क्या होता है, स्टैंडर्ड कोड क्या होता है ना, 951 होता है, BIS की तरफ से जारी किया गया। ठीक है, कंटेन्स स्पार्टम लिखना होगा या फिर क्या लिखना होगा आपको, नॉट फॉर फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, दोनों बात सेम हो जाती है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और शुगर है यहाँ पे जिनके बारे में चंद बातें आपको ध्यान में रखनी है। यदि सुक्रालोज डला हुआ है तो आपको लिखना होगा कंटेन्स आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, यदि सेलोफेम डाला हुआ है तो उसको क्या, उसके बारे में कोई खास वार्निंग की बात नहीं की गई है। ठीक है, कंटेन्स आर्टिफिशियल स्वीटनर, स्वीटनर आपको किसके बारे में भी लिखना होगा? सैक्रिन के बारे में लिखना होगा। सैक्रिन तो कायदे से कहें तो है ना, सैक्रिन क्या है, पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर है ना, मतलब मैनकाइंड के द्वारा बनाया गया पहला आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा है? सैक्रिन ही है। ठीक है, फिर अगला, द मैंडेटरी स्टेटमेंट इन अ कैपिटल लेटर शेल बी डिस्प्लेड ऑन द पैक ऑफ द इन्फेंट फूड सब्स्टिट्यूट एज पर द एफएसएस पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशंस 2011 इज, है ना, कि जो शिशु उत्पाद होते हैं, शिशु दुग्ध उत्पाद होते हैं, इन्फेंट मिल्क फॉर जो सब्स्टिट्यूट होते हैं के पैक पर आपको निम्नलिखित में से कौन सा लेबल लगाना क्या है, मैंडेटरी है, अति आवश्यक है ना। तो उसमें कौन सा लेबल लगाया जाना अति आवश्यक है? मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर योर बेबी। ठीक है, देखो वापस से समाज में जो एक चलन है उसके हिसाब से माएँ अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करवा रही हैं। ठीक है, उसके पीछे क्या कारण है अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं, बट अगेन उसकी जगह पे क्या यूज किया जाता है? इन्फेंट मिल्क फॉर्मूला यूज किया जाता है, इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट यूज किए जाते हैं। लेकिन फिर भी सरकार चाहती है कि लोग उसके प्रति क्या रहें, जागरूक रहें और इन चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ावा ना मिले, मतलब इन्फेंट मिल्क और इन सब सब्स्टिट्यूट और प्रोडक्ट्स को बढ़ावा ना मिले, और जो ओरिजिनल चीज़ है, जो ओरिजिनल प्रक्रिया है ना स्तनपान की, उसको ज़्यादा बढ़ावा मिले। तो इसके लिए फिर क्या करें? तो इसके लिए लोग क्या करवा देते हैं, इनमें क्या करवा देते हैं, एक लेबल लगवा देते हैं। क्या लेबल रहता है? लेबल में एक लाइन लिखवा देते हैं, क्या? मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर योर बेबी। ठीक है, माँ का दूध ही शिशु के स्वास्थ्य के लिए क्या है, सबसे बेहतर है। तो मतलब आपको दरअसल क्या करना है, इन्फेंट मिल्क फॉर्मूला यूज तो कर रहे हो, लेकिन कोशिश करना है कि जितना बच सको और बचो, और इसको क्या करो, प्रभावी बनाओ। ठीक है, पहले पॉइंट को मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब वो कैसे लिखा जाएगा ये सब आपको मतलब नहीं है, है ना, ये दरअसल सब रेगुलेशन में मेंशन है, वो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। बट आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस यही याद रखने की आवश्यकता है, ये लाइन। ठीक है, चलो, अब यहाँ पर एक चीज दी हुई है इन्फेंट मिल्क फॉर्मूला स्टैंडर्ड्स के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इन्फेंट मिल्क फॉर्मूला स्टैंडर्ड्स के बारे में यदि बात करें तो मान लो पूछ लिया गया उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होना चाहिए, तो पता होगा। ठीक है, उसमें टोटल प्रोटीन कितना होना चाहिए, तो भी पता होना चाहिए। टोटल फैट कितना हो सकता है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, लिनोलेइक एसिड कितना हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी लिखी हुई है, जरूर ध्यान में रखिए। ठीक, अगला, विच सेक्शन ऑफ द एफएसएस एक्ट 2006 द मीनिंग द फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज इज असाइंड। ठीक है, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, ये शब्द किस धारा में मेंशन किया गया है? यदि आप धारा 22 को उठा करके देखेंगे, जिसका मैंने पूरा यहाँ पे डिकोड किया हुआ है, धारा 22 में लगभग 10 प्रकार के क्या मिलेंगे आपको, फूड आइटम्स मिलेंगे। ठीक है, नोवल फूड, ये शब्द वहां धारा 22 में लिखा हुआ है। जेनेटिकली मेडिफाइड फूड, GM फूड, है ना, इरेडिएशन रेडिएटेड फूड, जो इरेडिएटेड फूड होता है उसको बताने के लिए रडूरा, है ना, रडूरा लोगों का प्रयोग किया था। किसका लोगों का प्रयोग किया जाता है? रडूरा लोगों का। ये क्वेश्चन हम 3 बार लगा चुके हैं पहले। ठीक है, ऑर्गेनिक फूड, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस, फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल्स, हेल्थ सप्लीमेंट्स, प्रोप्राइटरी फूड, एनी अदर फूड एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, इतने फूड आइटम्स को क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। ठीक है, इतने फूड आइटम्स को मेंशन किया गया है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। कहां पर मेंशन किया गया? धारा 22 में। इन सभी का मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, इंपोर्ट सिर्फ और सिर्फ एफएसएसएआई के दायरे में रह करके ही किया जाएगा। ठीक है, अगला, द मैक्सिमम लेवल ऑफ अ स्टेवियोल ग्लाइकोसाइड
परमिटेड टू एड इन अ योगर्ट एज पर दी एफएसएस आदि 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 आदि। ठीक है, तो भाई जो दही होता है उसमें स्टेवियोल ग्लाइकोसाइड डाला जाता है मिठास के लिए, लेकिन वह कितना डाला जा सकता है मैक्सिमम, इस रेगुलेशन के हिसाब से, है ना। तो इस रेगुलेशन के हिसाब से जो स्टेवियोल ग्लाइकोसाइड डाला जाएगा मैक्सिमम कितना डाला जाएगा, 200 mg पर केजी डाला जा सकता है। ठीक है, कितना, 200 mg पर केजी डाला जा सकता है, ना कि उससे ज्यादा। ठीक है, तो योगर्ट क्या है, एक डेयरी बेस्ड ड्रिंक है। योगर्ट क्या है, एक डेयरी बेस्ड ड्रिंक है, और डेयरी बेस्ड ड्रिंक चाहे योगर्ट हो या कुछ भी हो, उन सब में कितना रहेगा, 200 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन डेयरी बेस्ड डेजर्ट जो रहेंगे, ड्रिंक की बात अलग हो गई, हम डेजर्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मिठाई वगैरह जो फ्रोजन आइटम है, तो डेजर्ट में कितना रहेगा, 330 mg पर केजी तक जा सकता है क्या, स्टेवियोल ग्लाइकॉल। ठीक है, योगर्ट का 200 हमने ऑलरेडी वापस से लिख दिया है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आप उसको। ठीक, ये पूरी जो लिस्ट दी हुई दरअसल स्टेवियोल ग्लाइकोसाइड की ही दी हुई है, जो कि जोड़ा गया था 2011 के रेगुलेशन में, 2015 के अमेंडमेंट से। कैसे जोड़ा गया था, 2015 के रेगुलेशन के अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप। कैलोरीज कितनी होती है स्टेवियोल ग्लाइकोसाइड में, 0, है ना। स्टेवियोल ग्लाइकोसाइड में सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मिठास होती है, कोई कैलोरी नहीं होती है। इसको कहाँ से आइसोलेट किया जाता है, एक प्लांट से, कौन सा, स्टीविया रेवोडियाना। कैसे, स्टीविया रेवोडियाना से उसको आइसोलेट किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से, है ना, इसी प्रकार से और भी स्वीटनर्स होते हैं, उन सब का आईएनएस नंबर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और रिलेटिव स्वीटनेस जरूर याद रखने की आवश्यकता है। सैक्रिन सुक्रोज से कितना गुना मीठा है, 300 से 500। अस्पार्टम 200 गुना, सुक्रालोज 600 गुना। ठीक है, स्टीवियोल ग्लाइकोसाइड 200 से 300 गुना मीठा है। ठीक है, ये जब आप कंपैरिजन करते हो तो हमेशा किससे किया जाएगा, नेचुरल शुगर से, कौन से, सुक्रोज से। ठीक है, वन ऑफ द फर्स्ट क्लीन स्ट्रीट हब्स डिक्लेयर्ड बाय द एफएसएसआई इज लोकेटेड इन, है ना। एफएसएसआई ने क्या किया, 2017, 18, 16 इस इन वर्षों के दौरान बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, ताकि फूड इंडस्ट्री को क्या किया जा सके, स्वास्थ्यवर्धक बनाया जा सके। ठीक है, इसके लिए कई सारी इनिशिएटिव में एक इनिशिएटिव था क्लीन स्ट्रीट हब का, कि भाई ये जो लाइन है ना पूरी की पूरी फूड वाली, ये एक क्लीन स्ट्रीट हब घोषित कर दी गई है। तो इस प्रकार का क्लीन स्ट्रीट हब मध्य प्रदेश में भी घोषित किया गया, कई राज्यों में घोषित किया गया, लेकिन ये लोग पूछ रहे हैं कि पहला कौन सा था। पहला था भाई कनकड़िया लेक अहमदाबाद का। कौन सा था, कनकड़िया लेक अहमदाबाद का। ठीक है, इसी प्रकार से जो घोषित किया गया, है ना, इसी प्रकार से जो घोषित किया गया, वो किसको घोषित किया गया, 56 दुकान को, है ना, किसको घोषित किया गया, 56 दुकान इंदौर को भी घोषित किया गया। ठीक है, किसको, 56 दुकान इंदौर को भी घोषित किया गया, है ना, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र, है ना, मध्य प्रदेश का एकमात्र क्या है, क्लीन स्ट्रीट हब है, मध्य प्रदेश का एकमात्र क्लीन स्ट्रीट हब है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यह कब घोषित किया गया था, कनकड़िया लेक, सितंबर 2018 में। ये पहला, देश का पहला क्लीन स्ट्रीट हब था। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला कौन सा था, 56 दुकान, जो कि कहाँ पर है, इंदौर में है। ठीक है, अब वापस से आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो आपको 56 दुकान के अलावा ये चीजें भी क्या है, लिस्टिंग में मिलेंगी, लेकिन अगेन एफएसएससीआई की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको सिर्फ 56 दुकान मिलेगा। ठीक है, मैं आपको क्लैरिफिकेशन सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि इंटरनेट में आपको ये भी मिल जाएगा, लेकिन एफएसएससीआई की ऑफिशियल वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, आपको 56 दुकान मिलेगा, जो कि कहाँ है, इंदौर में है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा सर्राफा बाजार इंदौर, है ना, प्रसादम फूड स्ट्रीट उज्जैन, और मिनाल शॉपिंग स्ट्रीट भोपाल, ठीक है, ये भी क्या किए गए हैं, क्लीन स्ट्रीट हब डिक्लेयर किए गए हैं। ठीक है, भोपाल को कब डिक्लेयर किया गया, 2025 में सर्टिफाई किया गया था, है ना, फरवरी 2025 में। प्रसादम फूड स्ट्रीट उज्जैन को कब किया गया, 24 में किया गया था, महाकालेश्वर टेम्पल के पास के एरिया है। सर्राफा बाजार इंदौर में ही है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे आप, बट अगेन ऑफिशियल वेबसाइट में सिर्फ 56 दुकान डला हुआ है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की थीम ऑफ द ईस्ट ईट राइट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट की थीम कौन सी नहीं, ईट राइट इंडिया मूवमेंट के सिर्फ 3 क्या रखे गए हैं, की थीम रखी गई हैं। 3 की थीम कौन सी हैं, ईट सेफ, ईट हेल्दी, ईट सस्टेनेबल। सुरक्षित खाओ, स्वस्थ खाओ, स्थायी खाओ। ये कहीं भी नहीं बोला गया है कम खाओ, जितना खाना खाओ ठूस ठूस के खाओ, लेकिन अच्छा खाओ,
बढ़िया खाओ, ठीक है, सस्टेनेबल खाओ, प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए खाओ, ठीक है। ये ईट राइट इंडिया मूवमेंट आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, यूनिट 1 में। कब लॉन्च किया गया था ये मिशन? 2018 में लॉन्च किया गया था, है ना। 3 चीजें हैं इसके तहत, ईट सेफ है, इसके लिए कई इनिशिएटिव चलाए गए, जैसे क्लीन स्ट्रीट हो गया, फूड हब हो गया, भोग हो गया, एक भोग इनिशिएटिव लाया गया था, ठीक है। भोग इनिशिएटिव के तहत दरअसल क्या है, टेम्पल किचन की बात की गई थी। टेम्पल का जो वो रहता है, प्रसाद रहता है, मंदिर का प्रसाद रहता है, उसको इसके तहत सर्टिफाई किया जाता है, ठीक है। हाइजीन रेटिंग, है ना। हाइजीन रेटिंग पे ऑलरेडी क्वेश्चन 2 बार हम लगा चुके हैं, पुराने डिस्कशन है उनको पढ़िए, ठीक है। फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड हो गया, है ना। इसके अलावा ईट हेल्दी और ईट सस्टेनेबल की भी बात की गई है, ठीक है। टीपीसी कितना होता है फूड आइटम्स में? 25% से कम होना चाहिए। ये क्वेश्चन हम 3 से 4 बार लगा चुके हैं, है ना। एचएफएसएस की बात की जाती है बार बार, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। हाई फैट सॉल्ट एंड शुगर, है ना। एचएफएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? हाई फैट सॉल्ट एंड शुगर। और एफएचएस इक्वल टू क्या हो जाता है? जंक फूड हो जाता है, ठीक है, ध्यान में रखिए। अगला, एंटी केकिंग एजेंट परमिटेड इन इन्फेंट फूड एज पर एफएसएस फूड एंड इन्फेंट न्यूट्रिशन रेगुलेशन 2020। कि भाई जो इन्फेंट फॉर्मूला होता है उसमें कौन सा एंटी केकिंग एजेंट की यूज किया जा सकता है? अब वापस से मैं तुमको बता दूं भाई, ये जो इन्फेंट फूड एंड फूड्स एज पर दी एफएसएस फूड्स एंड इन्फेंट न्यूट्रिशन रेगुलेशन 2020 है, मुझे कहीं भी, मैंने पूरा रेगुलेशन छान लिया, मुझे कहीं पर भी, है ना, मुझे कहीं पर भी सोडियम सिलिकेट लिखा हुआ नहीं मिला। ये क्वेश्चन क्यों है क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है। अगेन इसका राइट आंसर क्या है? सोडियम सिलिकेट है। आप इंटरनेट में सर्च करेंगे सोडियम सिलिकेट मिल जाएगा आपको, लेकिन इस रेगुलेशन में मुझे सोडियम सिलिकेट कहीं लिखा नहीं मिला, ठीक है। बट अगेन अभी के लिए आंसर क्या है? सोडियम सिलिकेट है, ध्यान में रखिए आप उसको, तो ठीक है। क्योंकि यदि क्वेश्चन आएगा तो सोडियम सिलिकेट तुमको आंसर में लगाना है, उसको ध्यान में रखो। एंटी केकिंग एजेंट क्या होते हैं सब हमने पहले पढ़ा हुआ है भाई, है ना। परसों नरसों क्लास में एंटी केकिंग एजेंट के बारे में पूरा पढ़ाया हुआ था, और बाकी अदर एडिटिव्स के बारे में भी यहाँ पे चंद बातें लिखी हुई हैं, जरूर ध्यान में रखिए। एक क्वेश्चन बनता है, पहले हमने इस क्वेश्चन को दरअसल लगाया हुआ है, बट यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ बस बता देते हैं कि किसी भी फूड एडिटिव की लिमिट क्या होगी, ये कौन तय करता है? यदि तुम्हारे पास क्वेश्चन है ये वाला और उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं फसाई, कोडेक्स कमेटी, है ना, भारत सरकार या कोई और WHO, है ना, तो उस समय तुम क्या आंसर लगाओगे? ध्यान में रखना, किसी भी फूड एडिटिव की मैक्सिमम लिमिट तय करने का जो अधिकार है वह किसके पास है? कोडेक्स कमेटी के पास है, कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन के पास है। कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन जो भी रिकमेंडेशन देता है उसको अदर देशों के क्या होते हैं, जो फूड संस्था रहती है वो फॉलो करती है। तो फसाई खुद से तय नहीं करता है, कौन? कोडेक्स तय बताता है, और कोडेक्स के बताए हुए स्टैंडर्ड्स को फसाई क्या करता है? फॉलो करता है, ठीक है। अगला, विच डिपार्टमेंट हैज लॉन्च दी गामा पोर्टल? इस क्वेश्चन को हमने टेस्ट सीरीज में शामिल किया हुआ था, यहाँ पे भी आया हुआ है ना। गामा पोर्टल क्या है और किसने लॉन्च किया? गामा पोर्टल का फुल फॉर्म है ग्रीवांस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट रहते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट का मतलब, जैसे समझो कि एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है किसी फूड प्रोडक्ट में, फूड प्रोडक्ट है, जैसे मान लो करेले का जूस है, उसमें एडवर्टाइजमेंट में चलाया जा रहा है कि हमारा करेले का जूस पीजिए आप, क्या हो जाएंगे, वजन 50 किलो कम हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के जो वो चलते हैं, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, इनके खिलाफ शिकायत करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया जिसको क्या कहते हैं? गामा पोर्टल। फुल फॉर्म हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये गामा पोर्टल बनाया किसने है, कौन से मंत्रालय का है? तो गामा पोर्टल किसका बनाया हुआ है? कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री का। किसका बनाया हुआ है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर। उसी प्रकार से जैसे उदाहरण के लिए 2007-8 के दौर में, है ना, किसमें? 2007-8 के दौर में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने एक इनिशिएटिव चालू किया था, जागो ग्राहक जागो, ठीक है। क्या चालू किया था? जागो ग्राहक जागो इनिशिएटिव चालू किया था। उसी प्रकार से गामा पोर्टल भी है। बस जागो ग्राहक जागो क्या था? एक इनिशिएटिव था अवेयरनेस के लिए। गामा पोर्टल क्या है? एक पोर्टल है ना, एक क्या है? पोर्टल है ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए। काय के लिए? ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए, शिकायत निवारण के लिए, है ना। अगला, बीआईएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? बीआईएस किस चीज के लिए उत्तरदायी है देश में, है ना? बीआईएस देश में उत्तरदायी है ना, बीआईएस देश में उत्तरदायी इकाई के लिए उत्पादों एवं सेवाओं की तकनीकी मानक तय करने के लिए। ये उत्पाद किसी भी इंडस्ट्री के हो सकते हैं, किसी भी सेक्टर के हो सकते हैं, कोई मतलब नहीं है कि वो सिर्फ फूड इंडस्ट्री के हों, ठीक है भाई। तुम्हारा हेलमेट है मान लो, है ना, क्या है? तुम्हारा हेलमेट है, तो हेलमेट में
भी क्या लगा होता है, आईएसआई मार्क लगा होता है। अब आईएसआई जो मार्क है वो कौन जारी करता है, बीआईएस जारी करता है। मतलब कोई भी प्रकार का प्रोडक्ट हो सकता है, उसमें बीआईएस क्या करेगा, स्टैंडर्डाइजेशन का काम करेगा। ठीक है, यह देश की क्या है, राष्ट्रीय स्तर की स्टैंडर्ड बॉडी है, मानकीकरण संस्था है, जिसकी स्थापना है ना, बीआईएस की स्थापना 1986 में की गई थी। बीआईएस कानून के माध्यम से, है ना, बीआईएस कानून के माध्यम से, जो प्रभावशाली हुआ 23 दिसंबर 1986 से। कब से, 23 दिसंबर 1986 से प्रभावशाली हुआ। और कार्य करना कब से चालू किया, 1 अप्रैल 1987 से। ठीक है, 1 अप्रैल 1987 से यह बीआईएस क्या जारी करता है, आई मार्क जारी करता है। वो मार्क कब से जारी हो रहा है, 1955 से जारी हो रहा है। कब से, 1955 से जारी हो रहा है। बीआईएस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मानक भवन में है। ठीक है, ये चूंकि संस्था काय का काम करती है, मानकीकरण का काम करती है, तो उसके भवन का नाम ही क्या रख दिया गया, मानक भवन। और इसके हेडक्वार्टर कितने, रीजनल हेडक्वार्टर कितने हैं, ऑफिसेस एग्जेक्टिव हेडक्वार्टर न कह करके, है ना, 5 हैं। कहाँ पर, चारों आप मेट्रो शहर उठा लीजिए, कौन से, कलकत्ता, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली। इसके अलावा एक कहाँ जाता है, चंडीगढ़ में। हेडक्वार्टर कहाँ, नई दिल्ली में। और 5 रीजनल ऑफिस हैं, कहाँ कहाँ पर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट के आप 4 मेट्रो शहर उठा लीजिए, कौन कौन से, कलकत्ता, बम्बई, चेन्नई, दिल्ली। और एक कहाँ पे, चंडीगढ़ में। ठीक है, खैर, आईएसआई कब स्थापित किया गया था, 1947 में स्थापित किया गया था, 6 जनवरी 1947 को, है ना। ये आईएसआई संस्था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के पहले ही स्थापित हो गई थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुआ, फरवरी 1947 में, जबकि आईएसआई जनवरी 1947 में बन गया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर लालसी बर्मन। ठीक है, पहले डायरेक्टर कौन थे, लालसी बर्मन। ठीक है, अगला, होस्ट कंट्री फॉर कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइस एंड कलनरी। ये क्वेश्चन कम से कम चौथी बार मैं लगवा रहा हूँ। ठीक है, यही पूछा जा चुका है। होस्ट कमेटी, कोडेक्स कमेटियां होती हैं बहुत प्रकार की अलग अलग चीजों के लिए। वो कोडेक्स कमेटी जो स्पाइसेस से, मसालों से डील करती है, उसकी होस्ट कंट्री कौन है, उसकी मेजबान, उसका मेजबान देश कौन है, तो उसका मेजबान देश 2013 से क्या है, भारत है। 2013 से उसका मेजबान देश कौन है, भारत है। यहाँ पर सभी कोडेक्स कमेटी के मेजबान कंट्रीज के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे फूड एडिटिव की मेजबान कंट्री कौन है, चाइना है वर्तमान में। ठीक है, कंटामिनेंट्स इन अ फूड की वर्तमान कौन है, मेजबान कंट्री, नीदरलैंड है। ठीक है, इसी प्रकार से फूड हाइजीन की वर्तमान में मेजबान कंट्री कौन है, यूएसए है। फूड लेबलिंग की कनाडा है। ठीक है, तो ये जितनी भी कोडेक्स कमेटीज हैं अलग अलग चीजों को लेकर के, उनकी मेजबान कंट्रियों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। भारत 2013 से किसका है, फूड, सॉरी, भारत 2013 से किसका है, स्पाइसेस और कलनरी का है ना, तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। वो महत्व का है क्योंकि भारत का है वो। ठीक है, अगला, प्रिंसिपल फ्लेवरिंग कंपाउंड इन अ क्लोव, जो क्लोव होता है, लौंग होती है, लौंग में जब खाते हो तो एक बहुत वो आती है, पंजेंट, है ना, बहुत ही तेज क्या आती है, पंजेंट, उसको फ्लेवर बोलते हैं। ठीक है, कौन सा फ्लेवर बोलते हैं, जो क्लोव से फ्लेवर आता है, पंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तीखापन, वो जो तीखापन फ्लेवर आता है, वह किसकी वजह से आता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्लोव में क्या होता है, यूजीनॉल होता है। क्लोव में क्या होता है, यूजीनॉल होता है, उसकी वजह से फ्लेवर आता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, स्पाइसी, पंजेंट अरोमा प्रोवाइड करता है वो। ठीक है, सिनेमन होता है, दालचीनी। ठीक है, सिनेमन का मतलब क्या है, दालचीनी। दालचीनी में स्वाद जो होता है किसकी वजह से होता है, सिनेमैल्डिहाइड की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, सिनेमैल्डिहाइड की वजह से होता है। दालचीनी का उपयोग किया जाता है किसके, उसमें ट्रीटमेंट में, मलेरिया के इलाज में। काहे के, मलेरिया के इलाज में। आज कल क्या हो गया है, दवाइयां बन गई हैं। ठीक है, और बड़े बड़े सिंथेटिक कंपाउंड बन गए हैं, लेकिन जब पहले मलेरिया होता तो लोग क्या करते थे, दालचीनी खिलाते थे। ठीक है, अगला, कार्डमम जो होता है, इलायची होती है, उसमें स्वाद किसकी वजह से होता है, सिनियोल की वजह से होता है। ठीक है, गार्लिक, लहसुन में किसकी वजह से होता है, एलिसिन की वजह से। जिंजर, अदरक में किसकी वजह से होता है, जिंजरॉल की वजह से। ठीक है, इसी प्रकार से धनिया में किसकी वजह से होता है, लिनालॉल की वजह से। ठीक है, सेफ्रन में किसकी वजह से होता है, सेफ्रनॉल की वजह से। ये जरूर आप ध्यान में रखिए। तुलसी में किसकी वजह से होता है ना, बे लीफ में। कितना, बे लीफ का मतलब क्या होता है, वो जो आपके किचन में खड़े मसालों में जो पत्ती रहती है ना, उस मसाले वाली जो पत्ती रहती है, क्या बोलते हो उसको। ठीक है, उसमें किसकी वजह से होता है, सिनियोल की वजह से, उसको बे लीफ बोला जाता है। ठीक है, करी लीफ में किसकी वजह से होता है, मीठी नीम में कैरियोफिनाइल की वजह से, लाइमोनिन की वजह से। ठीक है, ध्यान में रखिए। अगला, Ponsue 4R is commonly used for obtaining which of the following color। ठीक है, Ponso 4R एक पिगमेंट है
उसका उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। पॉन्जिव 4R का जो उपयोग किया जाता है, वह उपयोग किया जाता है कौन सा रंग प्राप्त करने के लिए, रेड टू ऑरेंज, है ना, कौन सा, रेड टू ऑरेंज। यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया, रेड बस दिया तो रेड लगा दो, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कौन सा कलर प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग रेड टू स्ट्रॉन्ग ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रेड टू स्ट्रॉन्ग ऑरेंज कलर प्रोवाइड करता है, जिसका एक अन्य नाम क्या होता है, कॉचेनियल रेड आर होता है, रेड ए होता है, ठीक है। पॉन्सिव 4R का एक अन्य नाम क्या होता है, कोचिनियल रेड ए होता है, जो कि एक क्या है, सिंथेटिक डाई है, जिसका केमिकल नेचर क्या है, एजो है, ठीक है। सिंथेटिक एजो डाई है, ठीक है, क्या है, सिंथेटिक एजो डाई है। इसी प्रकार की कुछ अन्य कलर यहाँ पे दिए हुए हैं जो उन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से महत्व के हैं और उनके कॉमन यूज कहाँ पर होते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे पॉन्सिव 4R का यूज कहाँ किया जाता है, सॉफ्ट ड्रिंक में और स्वीट्स में, है ना। खैर, कुछ सिंथेटिक कलर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं और नेचुरल भी लिखे हुए हैं, जरूर ध्यान में रखें। अगला, पोटेशियम ब्रोमेट इज कॉमनली यूज्ड एज, पोटेशियम ब्रोमेट का सामान्यतः किस रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। पोटेशियम ब्रोमेट का जो सामान्यतः उपयोग किया जाता है ना, वो किसके रूप में किया जाता है, फ्लोर इंप्रूवर के रूप में, आटे को बेहतर बनाने के लिए। अब आटा दरअसल बेहतर बनाने का मतलब क्या है, तो जो ब्रेड इंडस्ट्री जहाँ पे क्या बनता है ना, जहाँ पे आपका क्या बनता है, ब्रेड बनते हैं, वहां पे पोटेशियम ब्रोमेट का यूज किया जाता है ताकि क्या किया सके, एक जो रहता फ्लोर रहता है, जो आटा रहता है, उसमें एक फाइननेस लाई जा सके, क्या लाई जा सके, फाइननेस लाई जा सके, इलास्टिसिटी लाई जा सके, जो खिंचाव रहता है, जैसे ब्रेड रहता है ना, जो ब्रेड इंडस्ट्री में जब ब्रेड बनता है, तो यदि उसकी बात करें तो उसमें क्या चाहिए आपको, आटे में एक खिंचाव चाहिए, ठीक है। मतलब जैसा आटा आप घर में रोटी बनाने के लिए गूंथते हैं, वैसा आटा आपको ब्रेड इंडस्ट्री में नहीं लगेगा, ठीक है। तो उसको फिर ब्रेड इंडस्ट्री जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें पोटेशियम ब्रोमेट डालना पड़ेगा ताकि इलास्टिसिटी आ सके और वो राइज हो सके। राइज होने का मतलब क्या होता है, पफी हो सके। पफी होने का मतलब क्या है भाई, उसके अंदर गैस बन जाए, कौन सी गैस, CO2 गैस, ठीक है। और वो फुलुक्का जैसा देखने लग जाए, कैसा दिखे, फुलुक्का जैसा देखने लग जाए, और यूनिफॉर्म टेक्सचर हो, एक समान दिखाई दे, ठीक है। व्हाइटनेस बढ़ जाए, उसमें सफेदी बढ़ जाए, ठीक है। इन सब चीजों के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, उसमें पोटेशियम ब्रोमेट का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगेन, इस प्रकार की कई चीजों को यूज किया जा सकता है पोटेशियम ब्रोमेट की तरह। लेकिन सिर्फ पोटेशियम ब्रोमेट पे ही क्वेश्चन क्यों बना, क्योंकि पोटेशियम ब्रोमेट को फसाई ने बैन कर दिया, कब, जून 2016 में। क्वेश्चन हमेशा क्या बनेगा, कुछ चीजों को लेकर के बनेगा जो न्यूज में होंगी, हमेशा वो कहीं से भी उठा करके नहीं बनाएंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन लगाया भाई, निम्नलिखित में से कौन सी चीज को पैकेजिंग के लिए बैन कर दिया गया है, भाई न्यूज़पेपर को बैन कर दिया गया है। किस देश से दूध अलाउड नहीं है, मिल्क चाइना से अलाउड नहीं है, न्यूज वाली चीजों को पूछा जा रहा है, ठीक है। ये इसको बैन किया गया जून 2016 में, क्योंकि ये क्या था, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉज करता है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया, ठीक है। ध्यान में रखिए आप उसको, ठीक। चलिए, यहाँ पे और भी चीजें लिखी हुई हैं जो ब्रेड इंडस्ट्री में फ्लोर इंप्रूवर के तौर पे यूज होती हैं, जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है। जो बैन है वो कौन कौन बैन है ना, ठीक है। जो बैन है वो कौन कौन बैन है, पोटेशियम ब्रोमेट बैन है, और क्या बैन है, एजोडी कार्बोनामाइड बैन है, ठीक है। एजोडी कार्बोनामाइड भी बैन किया गया है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल प्रोवाइड द बेस्ट बैरियर प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉपर्टीज टू ऑक्सीजन, लाइट एंड मॉइस्चर इन फूड पैकेजिंग, ठीक है। कि खाद्य पैकेजिंग में ऑक्सीजन, प्रकाश और नमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अपरोधक गुण कौन सा पदार्थ प्रदान करता है, वो कौन है भाई, एल्युमिनियम फॉइल है, ठीक है। क्या है, एल्युमिनियम फॉइल। देखो वापस से, ऑक्सीजन को भी रोके, लाइट को भी रोके, मॉइस्चर को भी रोके। ऑक्सीजन और मॉइस्चर को कांच रोक लेगा, लेकिन कांच लाइट को नहीं रोक सकता है, कांच लाइट को नहीं रोक सकता, ठीक है। जो वो है प्लास्टिक फिल्म है, उसके साथ भी वही लाइट वाली समस्या आ जाती है। जो पेपर है वो तो ऑक्सीजन, मॉइस्चर, लाइट किसी को नहीं रोक सकता, तो बचा कौन, एल्युमिनियम फॉइल बचा, ठीक है। ध्यान में रखिए आप उसको, ठीक। चलिए आगे आता है, मिल्को स्कैन यूज्ड फॉर कंपोजिशनल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मिल्को स्कैन जो कि कंपोजिशनल एनालिसिस के यूज किया जाता है मिल्क इंडस्ट्री में, डेयरी इंडस्ट्री में, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो मिल्को स्कैन काम करता है किसमें, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड एनर्जी के सिद्धांत पर, किस पे, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड एनर्जी के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। जो कि प्रिंसिपल के तौर पे कहें तो क्या है, FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, क्या है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के तौर पे जाना जाएगा, ठीक है।
बर्गर सेंट्रीफ्यूज जो है, सॉरी जर्बर सेंट्रीफ्यूज जो है, गर्बर या जर्बर मेथड जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें, वो काहे के लिए यूज किया जाता है? फैट डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, ये हमने पहले लगाया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और मेथड किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं वो सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक, जरूर आप एक बार इसको ध्यान में रखें। अगला आखिरी क्वेश्चन आज का, एट व्हाट टेम्परेचर अस्कोस्पोर्स आर किल्ड? अस्कोस्पोर्स किस तापमान पर क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं। 60 डिग्री सेल्सियस को तापमान को जब 10 से 15 मिनट तक आप रखेंगे तो अस्कोस्पोर्स क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। स्पोर्स आर सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड स्पोर्स फॉर्म्ड इनसाइड अस्कस बाय फंजाई। ठीक है, ये क्या होते हैं? फंगल स्पोर्स होते हैं, फंगल सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? फंगल सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जो कि कई प्रकार के अस्कोमाइसेट्स क्लास के फंजाई के लिए क्या होते हैं? ग्रोथ के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, इनको किल करने के लिए हमको थर्मल डेथ पॉइंट कितना चाहिए होगा? 60 डिग्री सेल्सियस पे 10 से 15 मिनट के लिए इनका थर्मल डेथ पॉइंट होता है। बाकियों का थर्मल डेथ पॉइंट क्या होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जरूर आप ध्यान में रखें। ये हमारा आज का डिस्कशन था, जिसमें हमने विस्तार से चंद बातों को समझने का प्रयास किया। कल की क्लास में इस गुजरात पीसीएस के पेपर को हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें बचे हुए 20 क्वेश्चन खत्म करेंगे, और इन 10 दिनों में हमने 20 क्वेश्चन, इन 10 दिनों में हमने 200 क्वेश्चन किए होंगे। लेकिन लग तो रहा है कि मात्र 200 क्वेश्चन किए, लेकिन इन 200 क्वेश्चन के माध्यम से हमने जितना डिटेल डिस्कशन किया है, जितने टॉपिक्स कवर कर डाले हैं, वह उसकी कोई गणना नहीं है। ठीक है, जो लोग सीरियस हैं, इस बात को समझते हैं, वो उसको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।